हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 25। इससे पहले सेट नंबर 24 तक ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। यह UPPCL TG2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, उसका हम इस वीडियो में एनालिसिस कराते हैं इस सीरीज में, इस सेट में। तो यह 25 नंबर का सेट होने वाला है। ये टोटल इसमें क्वेश्चन 22 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन पहला देखते हैं। एक AC नेटवर्क की प्रवेशता ... के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि E वोल्टेज हो तथा I धारा हो। तो प्रवेशता बराबर, देखिए प्रवेशता किसे कहते हैं, इंग्लिश में होता है एडमिटेंस। तो एडमिटेंस जिसे हम Y से दिखाते हैं, एडमिटेंस बराबर 1/, इम्पीडेंस होता है Z होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक बात और, DC जो वोल्टेज होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, वहीं AC जो होता है करंट या वोल्टेज, उसमें हम प्रतिरोध को Z से दिखाते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे Y बराबर 1/Z होता है, प्रवेशता बराबर या एडमिटेंस बराबर, तो Z बराबर R हो जाएगा। तो R बराबर हम जानते हैं V/I होता है ओम के नियम के अनुसार। तो अर्थात Z बराबर हो जाएगा V/I। तो V के जगह क्या दिया है, E लेना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है यदि E हमारा वोल्टेज है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो Y बराबर एडमिटेंस बराबर 1/, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस न लिखकर इसके जगह हम क्या लिख देंगे, इसके जगह क्या हो जाएगा, E/I हो जाएगा। क्यों, मतलब Z बराबर क्या होगा, E/I हो जाएगा ना, क्योंकि R बराबर V/I है। तो V के जगह E ले लिए हैं और I सेम है और R के जगह Z हो गया है, क्योंकि ये AC नेटवर्क है। तो इसे क्या करेंगे, I को जब ऊपर भेजेंगे तो Y बराबर I/E हो जाएगा। ठीक है, Y बराबर I/E हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिटेंस या प्रवेशता बराबर I/E हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला दिया है I/A, तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवेशता बराबर I/E हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर एक बार अपने से करिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा मीटर KWH ... का माप यंत्र है, एब्सोल्यूट टाइप का, एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का, तीसरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथा इंटरग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऊर्जा मीटर होता है इंटीग्रेटिंग टाइप, समाकलनी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही एब्सोल्यूट जो होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला प्रेरण मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर ... के बराबर होता है। DC 6 पोल सीरीज मोटर, 3 फेज अल्टरनेटर, तीसरा है DC 6 पोल शंट मोटर, चौथा यूनिवर्सल मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज अल्टरनेटर के समान होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक विद्युत उत्पादन की तुलना में निम्न में से कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है। पहला है परिचालन और रखरखाव कम लागत होता है, दूसरा है आधार लोड मांग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तीसरा है प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीयता होती है, चौथा है प्रदूषण को कम करता है। तो दोस्तों जो पारंपरिक ऊर्जा विद्युत उत्पादन होता है उसकी तुलना में कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत ऊर्जा का संबंध सही है। तो बात करते हैं पारंपरिक क्या होता है विद्युत उत्पादन और अपारंपरिक क्या होता है विद्युत का उत्पादन।
ठीक है। तो जो दोस्तों होता है आपका पारंपरिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, इसमें आता है आपका पेट्रोल, डीजल, कोयला। तो ये सब पारंपरिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बात करें अपारंपरिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, तो इसमें आ जाता है आपका बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सब जो होते हैं अपारंपरिक ऊर्जा होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है कि पारंपरिक विद्युत उत्पादन की तुलना में निम्न में से कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत ऊर्जा के उत्पादन संबंध में सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीयता। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो अपरंपरागत विद्युत ऊर्जा का जो होता है, इसमें कोई वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है। और यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीयता। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 पदार्थ के चालन बैंड और संयोजन बैंड अतिव्यापी है। अतिव्यापी का इंग्लिश ओवरलैप। ठीक है। तो यह हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका बैलेंस बैंड। यानी पदार्थ का चालन बैंड और संयोजन बैंड अतिव्याप्त है, ओवरलैप है। तो वह क्या होगा, चालक और अर्धचालक, चालक अर्धचालक, विद्युत रोधी। तो दोस्तों यह आपका जब ओवरलैप है तो यह चालक हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चालक हो जाता है। बात करें अर्धचालक में, अर्धचालक में तो अर्धचालक में क्या होता है, जैसे इसमें अर्धचालक में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसमें होते हैं, इंसुलेटर में जो होते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप वाले। ठीक है। तो यहाँ पे चालक में जो होते हैं ओवरलैप होते हैं, 0 फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। और सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। वही बात करें इंसुलेटर में तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। तो यहाँ पूछा है अतिव्यापी है, तो यह चालक में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विद्युत चिन्ह की पहचान करें। तो इस तरह चिन्ह दिखाया गया है, इसकी पहचान करना है। पहला घंटी है, दूसरा प्लग है, तीसरा कड़ी लिंक है, चौथा बजर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह अपना बजर को दिखाता है। ठीक है। इसी को हम इस तरह घुमा देते हैं, इसी को हम घुमा देते हैं इस तरह जो हमारा हो जाता है, तो यह विद्युत हमारी घंटी हो जाती है। ठीक है, घंटी हो जाती है। और जो लिंक होता है आपका, लिंक इस तरह होता है। ठीक है, लिंक इस तरह बनाया जाता है। और जो हमारा प्लग होता है, प्लग को कैसे दिखाते हैं, ये पूरा ब्लैक रहता है, ये हमारा प्लग होता है। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया फिगर, यह बजर का है। इसी का उल्टा जो होता है घंटी का होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, एक घर में निम्न विद्युत भार का दैनिक उपयोग होता है। पहला, प्रतिदिन 5 घंटा 40 वाट की ट्यूबलाइट। दूसरा है प्रतिदिन 10 घंटा 80 वाट के 4 बल्ब। तीसरा, प्रतिदिन 5 घंटा 120 वाट का एक टेलीविज़न। अभिग्राही टीवी रिसीवर ऊर्जा की प्रतिदिन खपत यूनिट में ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको अलग अलग क्या करते हैं, यूनिट में निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है KWH बराबर P/T बटा 1000। ठीक है। तो मान रख देते हैं, पहला वाला मान रख देते हैं, यानी प्रतिदिन 5 घंटा 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट, यानी 5 ट्यूबलाइट है और 5 घंटा जल रहा है 40 वाट का, तो बटा के 1000। तो गुणा भाग कर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 5 चौक के 20 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी 100 बटा 100 कट जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट आ जाएगा। तो प्रतिदिन 5 घंटे 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट 1 यूनिट खर्चा करेगी। दूसरा का देख लेते हैं,
प्रतिदिन 10 घंटा 80 वाट के 4 फैन, तो 10 घंटा है 80 वाट है, P यानी 80 वाट हो जाएगा, 4 बल्ब है, 4 बटा के 1000, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 बटे 10 यानी 3.2 यूनिट हो जाएगा, इसका 3.2 यूनिट हो जाएगा। और पहला का 1 यूनिट आया है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा, प्रतिदिन 5 घंटे 120 वाट का एक टेलीविज़न, तो एक टेलीविज़न है 5 घंटे और 120 वाट का है, तो 1000 से भाग कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 पंजे 60, 60 बटे 100, 1 शून्य कट जाएगा यानी 0.6। तो जोड़ लेते हैं फिर। देखिए इसका 1 यूनिट आया है, इसका अपना 3.2 यूनिट आया है और इसका 0.6 यूनिट आया है। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8 यूनिट आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, पहला दिया है 42, दूसरा दिया है 4.8, तीसरा 4.2, चौथा 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.8 यूनिट। दोस्तों फार्मूले से बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। KWH बराबर होता है, यह 1 यूनिट के बराबर होता है, मतलब होता है P इंटू टी बटा 1000। तो T आवर में है, P आपका पावर है, और इसमें अगर ट्यूबलाइट, जितना ट्यूबलाइट या जितना कुछ दिया रहेगा उसमें उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट है, तो यानी कि 5 चौके 20, 200 वाट कंज्यूम करेगा ना, तो इस प्रकार। तो इसको निकाल कर आप इजीली से निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.8 यूनिट। क्वेश्चन अगला हमारा, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक कैथोड किरणों का एक घटक है। दूसरा, यह एक नकारात्मक चार्ज किया गया कण है। तीसरा, यह सभी परमाणुओं का एक मूल घटक है। चौथा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उपयुक्त तीनों दोस्तों यह सही दिया है आपका, लेकिन ऑप्शन डी जो है यह गलत दे दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻³ kg होता है, जबकि बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो 1.674 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन सही है। बाकी ए अपना सही है, यह कैथोड किरणों का घटक है, सही है। दूसरा भी सही है, यह एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तीसरा भी सही है, यह सभी परमाणुओं का एक मूल घटक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 4 ध्रुव 3 कला प्रत्यावर्ती 3 फेज अल्टरनेटर में 36 स्टेटर प्रकाश और 1 से 8 कुंडली विस्तृत है। कुंडलन बाइंडिंग का अंतराल गुणांक पिच फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पोल की संख्या कितना दिया है, 4 दे दिया है, और स्लॉट कितना है अपना 36 है। ठीक है, स्पैन 1 से 8 है। तो पिच फैक्टर Kp बराबर होता है cos α/2। कॉस मतलब पिच फैक्टर Kp बराबर cos α/2 होता है। तो शॉर्ट पिच जो एंगल होता है यानी अल्फा बराबर 2/9 इंटू 180 कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं, यहाँ पे 40 आ गया अल्फा बराबर, तो मान रख देंगे cos α/2 बराबर अल्फा का मान 40 है, 40/2 हो जाएगा, कट जाएगा और 20 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, cos 20 डिग्री। ठीक है, पिच फैक्टर जो हो जाएगा cos 20 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दिए गए अनुप्रयोग में से किसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है? रिले में, बजर में, इंडिकेंस लैंप में, सर्किट ब्रेकर में। तो रिले में भी किया जाता है विद्युत चुंबक का, बजर में भी किया जाता है, सर्किट ब्रेकर में, लेकिन आपका ऑप्शन सी यह जो है ताप दीप्त जो लैंप होता है इसमें नहीं किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रयोग नहीं किया जाता किसमें, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिकेंसेंट लैंप जो होता है ताप दीप्त में नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय विद्युत आईन अधिनियम उदासीन तारों की पहचान तथा उसमें स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है। तो जो नियम आपका 32 होता है, यह अपना उदासीन चालकों की पहचान तथा उसमें स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है। कौन? नियम 32, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और नियम जो 33 होता है, आई नियम रूल 33 होता है, उपभोक्ता के परिसर से भू संपर्कित टर्मिनल होता है, यानी उपभोक्ता के परिसर से भू संपर्कित टर्मिनल होता है नियम 33। उसी प्रकार आई नियम 49 जो होता है दोस्तों, कुल लोड का धारा का 1/5000 जो होता है ना, लीकेज धारा के बराबर होता है, लीकेज धारा के बराबर होता है। यह बहुत बार पूछ लिया है, जो नियम 49 और किसके लिए किया जाता है, तो जो लीकेज करंट होती है, मतलब फुल लोड धारा का 1/5000 लीकेज धारा के बराबर होता है, ठीक है। बात करें रूल जो 55 होता है, यह जो उपभोक्ता सिरे का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ±3% का वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, यह नियम 55 में है, ठीक है। तो ये सब भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। तो यहाँ जो उदासीन चालक की पहचान और उसमें स्विच कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है, वह नियम 32 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन से चालक के उदाहरण है। चालक में दोस्तों चांदी भी आता है, कॉपर भी आता है, पीवीसी नहीं आता है, अभ्रक भी नहीं आता है, और तंतु कांच फाइबर ग्लास यह भी नहीं आता है। तो देख लेते हैं। पहला दिया है ए और सी, गलत है। दूसरा दिया है ए बी सी डी, ये गलत है। तीसरा ए बी ई, गलत है। चौथा है ए और बी, तो बिल्कुल सही है। यानी कि आपका चांदी और तांबा ये दोनों चालक होता है, बाकी सी डी ई इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि उच्च सामर्थ्य के एक चुंबक को चुंबकत्व के अधीन किया जाता है तो नेट चुंबकीय क्षेत्र आरंभिक क्षेत्र का 2 गुना हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र निष्प्रभावित हो जाएगा। तीसरा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के जुड़ने से यह विचुंबकित हो जाएगा। चौथा है, पहले से ही संतृप्त होने के कारण यह कभी भी अधिक चुंबक प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि उच्च सामर्थ्य के एक चुंबक को चुंबकित के अधीन किया जाता है तो पहले से ही संतृप्त होने के कारण यह कभी भी अधिक चुंबकत्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक भार एसी वोल्टेज प्रयुक्त की जाती है तथा प्रयुक्त वोल्टता का तरंग रूप वेवफॉर्म और धारा निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। भार क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे ये आपका दिखाया गया है, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है और यहाँ से अप्लाइड धारा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज आपका लीड कर रहा है और करंट वोल्टेज के पीछे है, तो करंट हमारी लैग कर रही है, ठीक है। वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है और करंट हमारा लैग कर रहा है। तो यह किस में होता है? यह जो होता है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला शुद्ध सी में, दूसरा आर एल भार में, तीसरा शुद्ध एल भार में, चौथा आर सी भार में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध एल भार में। जो इंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्यों? धारा हमेशा लैग करती है ना, वोल्टेज से 90 डिग्री हमेशा लैग करती है इंडक्टिव में, ठीक है। बात करें कैपेसिटी में, तो कैपेसिटी में आई जो होती है लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर दिया है तो ऊपर आपका वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट हमारी लैग कर रही है। यहीं अगर ये यहाँ ना होके यहाँ रहता तो हमारी करंट यहाँ रहता तो करंट हमारा लीड करता,
तो यह शुद्ध सी हो जाता, लेकिन करंट लैग कर रहा है, पीछे है, तो शुद्ध एल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन हाफ शक्ति केंद्र स्टीम पावर स्टेशन का हिस्सा नहीं है? पहला पेन स्टॉक, दूसरा प्राइम मूवर, तीसरा कंडेंसर, चौथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल उपचार संयंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्टीम पावर प्लांट होता है इसमें पेन स्टॉक नहीं यूज किया जाता है। जो पेन स्टॉक है दोस्तों, यह आपका हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपका प्राइम मूवर, कंडेंसर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब जो है आपका स्टीम पावर प्लांट में यूज किया जाता है, बाकी पेन स्टॉक नहीं यूज किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, बोझ बर्डन को आमतौर पर ... में आभासी शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक विशिष्ट शक्ति गुणक और निर्धारित माध्यमिक धारा के सामायिक होता है। जो आभासी होता है दोस्तों, आभासी मतलब क्या होता है? आभासी मतलब आपका अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर का मात्रक जो होता है VI होता है, तो उसी को पूछा है। एम्पियर परिवर्तन में, वोल्ट परिवर्तन में, वोल्ट पर एम्पियर में और वोल्ट एम्पियर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अपरेंट पावर होता है VI होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। बात करें एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है, और रिएक्टिव पावर का वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विद्युत शक्ति उत्पादन में निम्न में से कौन किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य का, पवन का किया जाता है, जल का भी किया जाता है, ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वार। तो इस सब का प्रयोग किया जाता है विद्युत शक्ति उत्पादन में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी का उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 वाट के 2 लैंप समांतर में लगाए गए हैं, इनकी कुल वाटेज निम्नलिखित के बराबर होगी। तो 500 वाट के हैं दोस्तों, तो देखिए 500 वाट, तो 500 वाट और 500 वाट समांतर क्रम में लगाए गए हैं, तो इनकी कुल वाटेज क्षमता क्या होगी? तो देखिए समांतर क्रम में अगर 500 वाट लगाए जाते हैं तो इसको हम जोड़ लेते हैं, P1 P2 कर लेते हैं अगर समांतर में है तब। तो 500 + 500 आपका कितना हो जाएगा? 1000 वाट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही श्रेणी क्रम में रहते तो हम इसे क्या करते, हम तब पैरेलल कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समांतर में है तो जोड़ देंगे 500 वाट + 500 वाट 1000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाले 2 लैंप को जब 230 वोल्ट की सप्लाई पर श्रेणी में जोड़ा जाता है तब इसकी खपत होगी। तो 2 लैंप है जिसे 100 वाट 230 वोल्ट और 100 वाट 230 वोल्ट की समान आपूर्ति 230 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो खपत क्या होगी? तो दोस्तों खपत आधी हो जाएगी, है ना, खपत आधी हो जाएगी। जैसे 100 वाट है तो 100 वाट हो जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, 50 वाट और 50 वाट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 वाट है तो समान रेटिंग है तो आधा आधा हो जाएगा, 50-50, तो 50 वाट हो जाएगी। श्रेणी में जुड़ा है तब इसकी खपत 50 वाट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि इसके मूल लंबाई से n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। तो खींचकर जब हम कराते हैं दोस्तों, करते हैं तो न्यू बराबर n² R हो जाता है। जब खींचकर लंबाई बढ़ा देते हैं तो R न्यू बराबर n² R। ऑप्शन में देख लेते हैं, NR नहीं होगा, N/R नहीं होगा, n² R। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो जब खींच के करते हैं तो R न्यू बराबर n² R हो जाता है। और जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, है ना, खींच कर ना करके ऐड करते हैं प्रतिरोध को, तो इसका हो जाता है R न्यू बराबर N/R हो जाता है। ठीक है, 2 बात आप याद रखेंगे। जब खींच कर करते हैं तो यहाँ n² R हो जाता है, जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं
लंबाई ऐड करते हैं तो n इंटू आर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई चालक के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर जो है 10 वोल्ट है। तो दोस्तों क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे Q बराबर दे दिया है 10 कूलाम, T बराबर दे दिया है आपका 2 सेकेंड और V बराबर दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं V बराबर IR होता है और Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R। तो इसमें मान रख देते हैं Q बराबर IT में, तो Q बराबर हो जाएगा I के जगह V बटे R लिख देंगे और T हम जैस का तैस लिख देंगे। तो अब V का मान दे दिया है हमारा कितना, 10 वोल्ट दिया है V का मान। V का मान दिया है 10 वोल्ट इंटू T का मान 2 सेकेंड दिया है और R का मान दे दिया है, ज्ञात करना है, और Q का मान दिया है 10। तो फिर से लिख लेते हैं Q बराबर V बटे R इंटू टी, यानी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है तो V बटा Q इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे V का मान 10 है इंटू टी का मान 2 है बटा के Q का मान 10 है, तो 10 से कट जाएगा, आ जाएगा 2, यानी R का मान हो जाएगा 2 ओम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 1.5 वोल्ट सेल को श्रेणी क्रम में संबंधित किया गया है। 15 ओम लोड को इस बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 10 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 सेल को श्रेणी में जोड़ा गया है। ठीक है, तो श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या होगा, R बराबर जो दे दिया है आपका 10 ओम हो जाएगा और V बराबर 1.5 वोल्ट, यानी तीन 1.5 वोल्ट सेलों को श्रेणी में जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फार्मूले से हो जाएगा V बराबर IR या I बराबर V बटा R। तो V दिया है 3 गुणे 1.5 वोल्ट, कर लेंगे, श्रेणी में है तो जोड़ देंगे वोल्टेज को, बटा के 10 ओम है प्लस आपका 15 ओम का लोड है, यानी टोटल 4.5 बटा के 25 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय कमेंट करिएगा, और ऐसे ही हम UPPCL का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह लेकर डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।